तो कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल। तो और एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर ओके। प्रूव दैट 3 minus √2 is irrational number. ओके, इट इज सिंपलर देन जो कल देखा था उससे सिंपल। ठीक है, बस हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट 3 minus √2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो 3 minus √2 है इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो देयरफॉर अगर ये रैशनल है सो 3 minus √2 इट मस्ट बी इक्वल्स टू p अपॉन q। ओके, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, यू कैन से दैट। सो नाउ अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं -√2 राइट साइड लेके जाता प्लस p बाई 2 इधर लेके आओ -3 माइनस p अपॉन 2। ओके, नाउ our LHS, our left hand side is a what? Rational number. Why? Because this is a closure property. If we subtract a rational number from a rational number, you will always get a rational number. Okay, this is a closure property of rational number. So our left hand side is a rational number and right hand side is an irrational number, because everybody know √2 square root of any non-perfect square is an irrational number. So therefore it is contradictory. ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी। ये कभी हो ही नहीं सकता। एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के साथ कभी इक्वल आ सकता है क्या? नहीं। अगर वो इक्वल ही नहीं आ सकता सो देयरफॉर वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। और अगर ये नहीं प्रूव है देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट इज 3 minus √2 is an irrational number. ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अज्यूम किया। जो नंबर हमें दिया था 3 minus √2 जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, उसको पहले हमने अज्यूम किया कि वो एक रैशनल नंबर है। जब हमने उसको अज्यूम किया रैशनल नंबर है जब, और उसके बाद में जो वैल्यूज थी हम वो ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर मिल रही है और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमें इरेशनल नंबर मिल रही है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये कभी मैच नहीं होता। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू की दोनों भी साइड मैच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है कि ये इसको हमने जो रैशनल नंबर पकड़ा था ये अजम्पशन ही रॉन्ग है हमारा। और अगर हम रैशनल नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इरेशनल नंबर। और मैंने एक कल में फिर से रिपीट करता हूँ कि हम डायरेक्टली किसी को भी इरेशनल प्रूव नहीं कर सकते, हमें उसको रैशनल नहीं है ये प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं आगे। If a is equals to √11 plus √3 and b is √12 plus √2 and c is √6 plus √14. Okay, this is the value of a √11 plus √3. This is the value of b √12 plus √2. And this is the value of c is equals to √c plus √14. Then find the relation between
ए बी एंड सी, तो तीनों का एक रिलेशन फाइंड आउट करो कि ए बी सी ये दोनों एक दूसरे से कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, कौन इक्वल में है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव वैल्यू ऑफ ए इज अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 3। टेक अ स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर। ओके, सो विल डू square of under root 11 plus under root 3. Okay, now it is a plus b bracket square, so it becomes a square plus 2 into a into b plus b square. Okay, so therefore under root 11 square will 11 plus 2 into 11 into 3 under root 33. You can multiply the value of in under heading. Under root 3 square 9, sorry 3, and then 11 plus 3 14 and plus 2 root 3. ओके, यहाँ तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आगे इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो यही पर सकते। तो ये हो गई ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, अब मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, इतनी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। अंडर रूट 12 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 12 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 2, ये 2 तो कॉमन रहेगा, अंडर रूट 12 प्लस इंटू अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 24 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ 2, सो इट बिकम्स 12 प्लस 2 14 प्लस 2 रूट 24. This is the value of b square. Okay, now c square will be under root 6 plus under root 14 square. Sorry, it's not 14, it's only 4. Okay, under root 6 square first, 6 plus 2 into under root 6 into under root 4, 2, 6 4s are 24, and under root 4 square 4. Now 6 plus 4 10 plus 2 root 24. This is the value of c square. Okay, इसको 1 दो, इसको 2 दो एंड इसको 3 दो। Now from 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बता सकते हैं, 14 प्लस 2 रूट 33 एंड 14 प्लस 2 रूट 24, इन दोनों में से कौन ग्रेटर रहेगा? ऑब्वियसली यही फर्स्ट वाला है। क्यों ग्रेटर रहेगा ये? क्योंकि पहले दो वैल्यूज तो टर्म तो सेम ही है। अंडर रूट में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी उतनी बड़ा आंसर आता है कि नहीं? जितना बड़ा उसका स्क्वायर रूट रहेगा, इसलिए तो हम इन दोनों से हम क्या बता सकते हैं कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन है बी स्क्वायर से, इसका मतलब ए की भी वैल्यू ग्रेटर है बी से। ठीक है, इसको देता हूं मैं 4। ओके, नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से मैं क्या बता सकता हूं, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी रहेगी? बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ओके, सो दैट इज क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन c, इसको देता हूं मैं 5। एंड नाउ फ्रॉम 4 and 5, अब 4 and 5 से हम फाइनल रिलेशन क्या लिख सकते हैं, a b से ग्रेटर है और b c से ग्रेटर है, so therefore a is greater than b greater than c। ओके, तो इस तरह से हमें अगर इस अंडर रूट में वैल्यूज दिए तो हम उनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें डायरेक्टली वैल्यूज का रिलेशन मालूम नहीं था, हम मतलब अंडर रूट 11 अंडर रूट 3 इस वे से अगर देखते रहेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मालूम होगी कि वो कौन किससे बड़ा रहेगा। इसके लिए हमने उसकी स्क्वेयरिंग का यूज किया। ठीक है, जब तक हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब तक हम उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी और उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे। ये समझ में आया सबको?
फिफ्थ सो एग्जाम्पल नंबर 4 चल रहे हैं ना। 1/√9 प्लस √10 प्लस 1/√10 प्लस √11 प्लस 1/11 प्लस √12 so on up to 91st term up to 91 terms। ओके 91 टर्म्स तक ये सीक्वेंस चालू रहेगा। ठीक है, तो हमें इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब ये जो एडिशन है वो 91 टर्म्स तक होने वाली है और 91 टर्म्स तक ऐड करने के बाद फाइनल आंसर क्या मिलता है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म देखो, सिर्फ इसको टारगेट करो। ठीक है, पहली बात 1/√9 प्लस √10 है। हमने इससे पहले पढ़ा है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में हमें अंडर में वैल्यूज मिलती है तो वो हम क्या करते हैं, उसके लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अंडर में वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं मिलती। ओके, सो देयरफॉर रैशनलाइज 1/√9 प्लस √10। ओके, सो देयरफॉर 1/√9 प्लस √10 को रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉन्जुगेट पेयर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। देन व्हाट इज द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √9 प्लस √10? √9 माइनस √10। ओके, सो 1 into this become √9 minus √10. Okay, a plus b, a minus b, so it becomes a square minus b square. Okay, so √9 minus √10 upon √9 square is 9, √10 square is 10, so it becomes √9 minus √10 upon -1. Okay, इतना समझ में आया सबको? इस टर्म का कन्वर्जन इस तरह से वो आफ्टर रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो इस √9 है, √10 है, यहाँ पर भी वही है, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में -1 आ गया। तो सो सिमिलरली अगर मैं रैशनलाइजेशन करूंगा इसका तो क्या मिलेगा मुझे, √10 माइनस √11 अपॉन -1। यहाँ पे क्या मिलेगा, √11 माइनस √10 अपॉन -1। यही सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ वी गेट √9 माइनस √10 अपॉन -1 प्लस √10 माइनस √11 अपॉन -1 प्लस √11 माइनस √12 अपॉन -1। ओके, ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, 91 टर्म्स तक। तो इसकी 91 टर्म कौन सी है, ये फाइंड आउट करेंगे। शुरू कहाँ से हो रही है, 9 से। 9 में 91 ऐड करोगे तो कितनी मिलेगी, 100। ओके, तो हमारी टर्म रहेगी √99 माइनस √100 अपॉन -1। ओके, यहाँ तक हमें ये टर्म की एडिशन करनी है। अब बीच में बहुत सारी टर्म्स आएंगी, अब उनको भी कलेक्टिवली सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सबके डिनोमिनेटर सेम दिख रहे, सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, -1 ही आएगा। तो बस डिनोमिनेटर कॉमन रख दो, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर दो, जैसा है वैसा। सबका डिनोमिनेटर कॉमन आएगा -1। ओके, अब इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो √9 ये यूनिक है, अकेला है, माइनस √10 प्लस √10, both will get cancel, माइनस √11 प्लस √11 कैंसर, माइनस √12 प्लस √12 ये कैंसर, ये चलता ही रहेगा कहाँ तक, यहाँ। ओके, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, √9 एंड माइनस √100 अपॉन -1। √9 is what, 3, minus √100 is
10 upon -1. 3 minus 10 is -7 and this is -1. Minus minus get cancel, finally you will get 7. ओके, तो सबके एडिशन हमें फाइनली क्या मिलने वाली है? 7 मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका यूज किया? रैशनलाइजेशन का। जो रैशनलाइजेशन हमें यूज में आई और इससे हमने सॉल्व किया। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ऐसा पूरा एक पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है इसका आंसर तो कभी निकलेगा ही नहीं, इतना बड़ा पैटर्न है तो। लेकिन इनमें क्या होता है, एक यूनिक पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न ही क्या करता है, आधा प्रॉब्लम खत्म कर देता है। ठीक है, हमें तो बस खाली कॉन्फिडेंस चाहिए और एक बार ट्राई करना है। ट्राई करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी सब प्रॉब्लम्स हमने देखा रैशनल और इरैशनल पर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कुछ इसके जो नंबर्स का जो यूज होता है अलग अलग जगह पर, मतलब हम इसके एप्लीकेशंस का है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और बेसिक कौन कौन से चीज़ें हैं जहाँ पे हम नंबर्स का ज़्यादा यूजफुल करते हैं और बेसिक मालूम होना चाहिए, तो वो देखेंगे। मैंने कहा था कि फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, तो उसके टाइप्स में एक्सप्लेन करके देता हूँ पहले। ठीक है, और फिर हम बढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मैंने कल ही बताया कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन इज अ नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स। ओके, अपॉन टोटल पार्ट्स। कोई भी एक नंबर, समझो एक बॉक्स है। ओके, इतने सारे बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर? 16 boxes. 4 4s are 60. And if I select this one and this one and this one, okay, how many boxes are selected? 4. Number of parts are selected 4. And how many total number of parts? 16. Okay, तो 4 upon 16 is a fraction. लेकिन इसका और हम सिंपली वैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो 16 out of 4. Okay, sorry, 4 out of 16 means 1 out of 4. After simplification, 4 1s are 4, 4 4s are 16. So out of every 4 boxes, we will select one box. Okay, so this is the way of representing a fraction. Okay, total must be in denominator and selected part must be in numerator. Okay, so this is a fraction. So there are 4 types of fraction. First one is unit fraction. Okay, unit fraction. What is unit fraction? The fraction whose denominator is 1. The fraction, any fraction whose denominator is only 1. कोई भी फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। ओके, सॉरी, न्यूमरेटर, उसका न्यूमरेटर 1 ही होना चाहिए। मतलब उसको कोई कुछ भी लो, 1 आउट ऑफ इंफिनिटी भी लो तो भी चलेगा, लेकिन उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसका न्यूमरेटर 1 है, बाकी डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया हो अदर देन 0, ओके, सो देन इट विल बी यूनिट फ्रैक्शन। ओके, ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ऐसा लिख कर दिया जाता है, हाँ, सो इट इज अ यूनिट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 8, तो हमें यूनिट फ्रैक्शन ही मालूम नहीं होता क्या होता है, तो हम समझ में नहीं आता कि वहाँ पे क्या अप्लाई करना है। उसका जो इक्वेशन बनाते हैं तो वैल्यू क्या लेनी है, तो इसके लिए ये जो नॉमिनेशंस है, वो उनके जो नाम है वो मालूम होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन हो गया, सिंपल है, न्यूमरेटर 1। सेकंड वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। This all is type of proper fraction. Why? If the value of numerator is less than value of denominator. Okay? If numerator is less than denominator, then it is a proper fraction. Numerator, denominator बड़ा होना चाहिए और numerator छोटा होना चाहिए, तब जाके हम उसको proper fraction बोलेंगे। ठीक है?
क्योंकि इसको अगर आप डिवाइड करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर इसका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट ऑलवेज लेस देन 0, सॉरी 0.0 में आएगा, ठीक है, लेस देन 0 नहीं, इट ऑलवेज लेस देन 1 मींस 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। क्योंकि 3 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो 16 0 0, पहले तो वही 0 मिलेगा, फिर पॉइंट में समथिंग मिलता जाएगा, ओके। इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। सो 3/16 हो गया, 4/5 हो गया, 9/37, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, ओके। सो दिस इज फॉर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या होना चाहिए, द न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिनोमिनेटर, ओके। द नेक्स्ट टाइप इज थर्ड, improper fraction, okay, opposite of proper fraction means in which numerator is greater than denominator, means 4/3, 5/2, 7/3, so on ऐसे, ठीक है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमारे फोर्थ टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सबको मालूम है, ठीक है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जैसा ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है, इट ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और जो फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होता है इट ऑलवेज इम्प्रॉपर, ओके। फ्रैक्शन कभी भी ऐसा अगर कहा जाए तो फ्रैक्शन कभी भी ग्रेटर देन 1 होना ही नहीं चाहिए, ओके। क्योंकि टोटल पार्ट से ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना, कुछ पार्ट, टोटल पार्ट कम है, सिलेक्टेड पार्ट ज्यादा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसलिए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ नहीं, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, हाउ, जैसे 4/3 है, इसको क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन देख लो। 4/3 है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 4 - 3 1, ओके। दिस डिवीजन इज डाउन, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा, जो डिवीजन आई है वो यहाँ पे आएंगी सामने, ओके। एंड दिस रिमाइंडर इज न्यूमर, ओके। सो 4/3 इज इक्विवेलेंट टू 1/3, ओके। इन दोनों में कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव का साइन, प्लस का साइन है, मतलब एडिशन में 1 and 1/3 कैसे है, एक दूसरे के साथ एडिशन में, ओके। विल मेक दिस 3 1 जा 3, 3 + 1 4/3, ओके। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सारे फ्रैक्शन है, जब तक टाइप मालूम नहीं हो तब हम उसका ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उनको किस वे से सॉल्व करना है, पहले क्या करना है, ये आइडिया आने के लिए हमें टाइप्स मालूम होने चाहिए। दिस इज द बेसिक ऑफ फ्रैक्शन, ओके। अब आगे जाएंगे हम हमारे SCF एंड LCF। Next part is SCF and LCF. Okay. What is SCF? SCF is highest common factor. SCF is highest common factor. Okay. इसको हम और कहते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, ओके। इसको क्या कहते हैं, और इसके अलावा भी GCD कहा जाता है इसे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, ठीक है। ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को भी, मतलब जो दो नंबर्स का हम SCF फाइंड आउट करने वाले, उन दोनों को भी ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिससे हम दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सारी अलग अलग टेक्निक से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ओके। तो यहाँ पे हम और एक मेथड के बारे में देखेंगे, इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको कहा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये बेस्ड अपॉन का, किस पे है बेस्ड अपॉन,
सबको मालूम है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस पे डिपेंड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, किस पे डिपेंड है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। लेट्स टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे 250 एंड 30। ओके, 250 एंड 30 इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखो 250 को किससे डिवाइड करोगे? इस 30 से। ओके, नाउ 30 इज अ डिवीजन, 250 इज अ डिविडेंड, देन व्हाट विल बी द क्वोशंट? 30 से हम इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले किसको डिवाइड कर सकते हैं? 240 को, है कि नहीं? 30 8s are 240 and now we'll add into 40 how much? 10, that is remainder. Okay, then we will get 250. Okay, and always remember this remainder must be less than our division. ओके, अगर इससे ज़्यादा ये मिल रहा है तो और एक डिवीजन हो सकती है, और एक से डिवीजन हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड किया, मतलब इसके लिए हमने ये फॉर्म में, ये जो डिवीजन लेना है इसके फॉर्म में हमने उसको पुट अप किया। तो 30 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसमें क्या ऐड करेंगे कि 250 मिलेगा? तो 30 8s are 240, 240 प्लस 10 is 250. ओके, नेक्स्ट टाइम आपको क्या लिखना है? राइट डाउन that 30, write down that 30 here and take this 10 here. Okay, now this 10 here. अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आप 30 मिलेगा? 10 3s are 30, रिमाइंडर मस्ट बी 0. ओके, हो गए डिवीजन कंप्लीट, यहाँ से आ रहे आप। ओके, ये जो नंबर होता है वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आना चाहिए। ओके, तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 मिल नहीं जाता। रिमाइंडर 0 मिल गया तब तो जाके ये जो यहाँ नंबर मिलता है, सो देयरफॉर HCF ऑफ 250 एंड 30 इज 10। कितने स्टेप्स में मिलता है? सिर्फ 2 स्टेप्स में। ओके, इसके लिए हमें बस अपनी कैलकुलेशन थोड़े अच्छे होने चाहिए ना, ये राउंड ऑफ वैल्यू थी तो इसलिए जल्दी से मिल गए। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं 612 एंड 342। ये एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? 612 इसको किससे डिवाइड करेंगे? 342, इस सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। नाउ 342 हाउ मेनी जार? 1 जार, क्योंकि 2 जार तो इससे ज्यादा हो जाएगी, सो 1 जार लेंगे। 342 1 जार 342, सो हाउ मच वी हैव टू ऐड? 342 में आप कितने ऐड करेंगे कि 612 मिलेगा? कैलकुलेशन फास्ट। 58 तो 400 बन जाएंगे, उसमें 212 एंड 58 हाउ मच? 270 ऐड करेंगे तब जाके। देखो रिमाइंडर इज लेस देन डिवीजन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 342 1 जार 342 प्लस 270 600। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा था? ये जो नंबर है वो यहाँ पे लो। ओके, एंड ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे इंटू। नाउ 270 हाउ मेनी जार? 1 जार, 271 जार 270 प्लस हाउ मच विल गेट? 342 72, there 270 here, this 72 here into 72 how many jar? 7 3s are 21. Okay, so 72 3s are 72 3s are how much? 216. 216 how much? Add 54. So it will give 270. Next step 72 here, 54 here. Obviously 54 1s are
and 54 1 plus how much? 16. Okay, now this 54 here, no 54 no 18. Okay, 70 नहीं है ना, 72 है, 54 plus 18 72. So now this 18 here, and 18 how many are 54? 18 3s are 54, and now division complete, remainder is 0. So this answer is your SCF. So therefore SCF of 612 and 342 is 18. Okay, इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेना, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने बहुत बार देखी है, एक बार ओवरव्यू कर लेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम बोथ. Find out SCF and LCM by factorization method, by prime factorization method. Okay, नंबर दिया हमें 36, 48 and 60. ओके, डायरेक्टली भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ? 2 2 ज़ा 4, 2 से स्टार्ट करना कभी भी. ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. अब 8 से करोगे तो 8 के टेबल में 36 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये 2 कैंसिल. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, अब 2 हो गया ना, 2 से तो हमारा फेल हो गया काम, तो 3 पे आएंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 हो गए फैक्टर्स. ओके, नाउ 48. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, and 16 3 ज़ा 40, and now finally 16. 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू डायरेक्ट 15 करना पड़ता है, तब 16 मिलता है. 4 15 ज़ा, सो 4 3 ज़ा 12, and 12 5 ज़ा 60. ओके, अब हमें अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ फाइंड आउट, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऐसे ही नंबर्स लेते हैं जो तीनों में भी कॉमन. ओके, तो तीनों में भी कॉमन रहने वाले कौन कौन से नंबर है? दिस टू, दिस टू, दिस टू. ओके, सो देन राइट दिस टू, देन दिस टू एंड अगेन दिस टू, सो अगेन 1. ओके, नाउ अब कुछ कॉमन है क्या? दिस 3 and this. So this will be your SCF. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. 12 is your highest common factor. Okay. And now अगर आपको LCM फाइंड आउट करना है, तो ये 3 कॉमन आनी चाहिए सबसे पहले. ये सबसे पहले लिखने के, जो SCF है ना, वो लिख देंगे, और फिर रिमेनिंग कौन से लिखने, जो आप बाकी बचे कुछ सब नंबर 3 2 2 5, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. इन दोनों का तो मालूम है, 12 है. 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 5 ज़ा 60, 12 इंटू 60 720. दिस इज योर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आया समझ में? बस करना क्या है, फैक्टर्स निकालना, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई भी निकाल सकता है, 4th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी निकाल देता है. बस हमें मालूम क्या रखना है एचसीएफ निकालते वक्त, कि जो तीनों में भी कॉमन फैक्टर्स है उनको ही एचसीएफ में लेना है. ओके, फिर एलसीएम निकालते वक्त वो तो कॉमन लेना है, और फिर जो कॉमन निकाले हैं अलग से, उनको छोड़ के बाकी रिमेनिंग जितने भी नंबर्स हैं उनको भी लेना. फिर सबकी मल्टीप्लिकेशन एट अ टाइम जो आपको देगी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन. हाँ, समझ में? 2 नंबर्स की तो और भी सिंपल होती है, ये 3 नंबर्स की होगी. तो ये था हमारा
HCF एंड LCM के बारे में, ठीक है। कल हम इसके ऊपर डिपेंड और प्रॉब्लम देखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है, और आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल का ज़्यादातर पोर्शन में हमारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व, ओके। सुबह।